नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो हम बात करेंगे मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। बाराबंकी के मेडिकल स्टोर्स पर खुलेआम नशीली दवाएं बेची जा रही हैं। जिले के पलहरी चौराहे के पास स्थित नबीबगंज क्षेत्र में सुषमा मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर्स की पर्ची की नशीली दवाओं की बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर पर खुलेआम नशीली सिरप और गोलियां बेची जा रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मेडिकल स्टोर पर 24 घंटे तक नशीली दवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। खासकर युवा वर्ग इन दवाओं का सेवन कर नशे की गिरफ्त में फंस रहा है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई दुकानों पर ऐसे ही वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि समय समय पर औषधि विभाग और जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी की जाती है। इस पर स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कार्रवाई सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है, असरदार रहती। सूत्रों की माने तो कुछ दुकानदार सुविधा शुल्क देकर फिर से वही धंधा शुरू कर देते हैं और अधिकारी आंख मूंदे रहते हैं। नशा मुक्ति केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल स्टोर से मिलने वाली नशीली दवाओं की लत युवाओं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना रही। पहले जहाँ शराब और गांजा जैसे नशे थे, अब उसी की जगह दवा की लत है, जो कहीं अधिक खतरनाक है। अब सवाल यह है कि क्या जिले के नए जिलाधिकारी इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या दोषी मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे? बाराबंकी में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जहां मेडिकल स्टोरों पर जीवनोपयोगी दवाओं के साथ साथ ऐसी दवाएं भी खुलेआम धड़ल्ले से बेची जा रही हैं जिनको प्रतिबंधित कहा जाता है, जिनको बिना डॉक्टर के पर्चे के दिए जाने से सख्त मनाही है। हम बात कर रहे हैं उन सिरप की जिनको कफ सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल की बहुत सारे युवा पीढ़ी उसे नशे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जो नींद की गोलियाँ होती हैं, जो नशे में इस्तेमाल होती हैं। प्रतिबंधित होने के बाद भी मेडिकल स्टोर वाले 4 पैसों के लालच में उन्हें खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। बात की जाए इसके पीछे के सोर्स की, तो कहीं ना कहीं यह बात खुलकर सामने आती है कि बिना विभागीय सरपरस्ती के ऐसा किया जाना संभव नहीं मालूम देता। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था फतेहपुर का, जहां पर एक युवक को स्थानीय अस्पताल में इसलिए भर्ती कराया गया था क्योंकि नशा न मिल पाने की वजह से उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। इस खबर को प्रमुखता से के न्यूज़ ने चलाया था, जिसको संज्ञान में लेकर के औषधि विभाग द्वारा एक कार्रवाई करते हुए उस मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर होना अब अनिवार्य हो गई है, क्योंकि अगर इस तरह का कारोबार फलता फूलता रहा तो युवा पीढ़ी गर्त में जा सकती है। बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी, के न्यूज़। बाराबंकी में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जहां मेडिकल स्टोरों पर जीवनोपयोगी दवाओं के साथ साथ ऐसी दवाएं भी खुलेआम धड़ल्ले से बेची जा रही हैं जिनको प्रतिबंधित कहा जाता है, जिनको बिना डॉक्टर के पर्चे के दिए जाने से सख्त मनाही है। हम बात कर रहे हैं उन सिरप की जिनको कफ सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल की बहुत सारे युवा पीढ़ी उसे नशे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जो नींद की गोलियाँ होती हैं, जो नशे में इस्तेमाल होती हैं। प्रतिबंधित होने के बाद भी मेडिकल स्टोर वाले 4 पैसों के लालच में उन्हें खुलेआम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। बात की जाए इसके पीछे के सोर्स की, तो कहीं ना कहीं यह बात खुलकर सामने आती है कि बिना विभागीय सरपरस्ती के ऐसा किया जाना संभव नहीं मालूम देता। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था फतेहपुर का, जहां पर एक युवक को स्थानीय अस्पताल में इसलिए भर्ती कराया गया था क्योंकि नशा न मिल पाने की वजह से उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। इस खबर को प्रमुखता से के न्यूज़ ने चलाया था, जिसको संज्ञान में लेकर के औषधि विभाग द्वारा एक कार्रवाई करते हुए उस मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर होना अब अनिवार्य हो गई है, क्योंकि अगर इस तरह का कारोबार फलता फूलता रहा तो युवा पीढ़ी गर्त में जा सकती है। बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी, के न्यूज़। बाराबंकी में नशे का कारोबार बहुत। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति शैली हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल त्रिपाठी संवाददाता। सबसे पहले मैं स्वाति जी के पास ही चलूँगा। स्वाति जी, शराब, गांजा, कोकीन, उसके अलावा अब अगर बात करें तो सिरप, टैबलेट और ना जाने कौन कौन से इंजेक्शन एक खास तौर पर पूरे युवा वर्ग को रिझाने के लिए दिए जा रहे हैं और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। स्वाति जी, नमस्कार। आप थोड़ा सा फ्रेम में आ जाएंगे तो हम आपको देख पाएंगे। आप या तो पीछे हो जाए या फोन को थोड़ा। जी जी।
ठीक है। दी हमारी तरफ से है, आई थिंक उधर से कुछ परेशानी है। हाँ अभी आ रहा है। आप अपनी बात को पूरा करें स्वाति जी। मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। तो राहुल त्रिपाठी कर करेंगे। राहुल, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? जिला अधिकारी तो चलिए नए हैं, पुराने जिला अधिकारी क्या कर रहे थे? आबकारी के लोग क्या कर रहे हैं? तमाम और भी विभाग होते हैं जिनको इस पे जांच करनी चाहिए। सबको सुविधा शुल्क मिल रहा है क्या उस हरे रंग के लिफाफे में? अनम्यूट कर लीजिए राहुल। विशाल, बाराबंकी जिला तो पहले से इस चीज में बड़ा प्रख्यात रहा है। यहाँ हमारे यहाँ अफीम की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती रही है। विगत कुछ वर्षों में पहले देखने को मिलता था कि मार्फिन के लती कहीं ना कहीं मिल जाते थे जमीन किनारे बैठे हुए और इस तरह का नशा करते हुए। सरकार ने नए नए प्लान तैयार किए, एएनटीएफ ने कार्रवाई करना शुरू किया, पुलिस ने भी अपने स्तर से जो भी कार्रवाई होती थी वो करते रहे। धीरे धीरे इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल देखने को मिला। लेकिन आज के दौर में एक नया नशा जो पनप गया है वो मेडिकल स्टोरों से सबसे बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसको लाइसेंसी तौर पर गैर कानूनी काम के रूप में भी देखा जा सकता है। जो दवाएं प्रतिबंधित मानी जाती हैं, दवाओं का एक पैमाना होता है कि किस दवा को मेडिकल स्टोर पे कितनी मात्रा में रखा जा सकता है, जिसको सरकार ने निर्धारित किया था। बीच में यह मामला काफी उठा था। बाराबंकी में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टोर ऐसी जगह पर हैं जहां पर आबादी भी कम है, फिर भी उनका दुकानें बहुत अच्छे से चल रही हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जा सकता है वो इन नशीली दवाओं का कारोबार भी है। क्योंकि 1 दर्जन से अधिक इस दवा को रखने पर प्रतिबंध है, लेकिन ज्यादातर दुकानों में ऐसी सैकड़ों की संख्या में चीजियां बेची जाती हैं खुलेआम, और जिनका रेट आज से 2 साल या 3 साल पहले देखा जाए तो इसी सिरप को 20 से 25 रुपए में मार्केट में आप आसानी से ले सकते थे, जब तक इसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में हो रहा था। अब जो नीडी लोग हैं, जिनको वाकई कफ सिरप की जरूरत है, उनको मेडिकल स्टोर वाले लौटा लेते हैं कि डॉक्टर का पर्चा लाइए। लेकिन जो नशेड़ी है और जिनको नशे के लिए इसकी जरूरत होती है, वो 100, 120, 150 रुपए की कीमत देके एक दिन में 2, 3 से लेकर के 4 शीशियां जितनी भी उनको लत में लगी है वो पी रहे हैं। अब ये कारोबार सबसे ज्यादा फल फूल इसलिए रहा है क्योंकि इसमें बराधस लोकल चौकियां शामिल हो जा रही हैं। संबंधित बीट का सिपाही कौन है, आखिर क्या कारण है कि आप खुलेआम बेच रहे हैं और किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है? आम आदमी को पता चल रहा है, रास्ते आते जाते लोग खुला देख सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि प्रशासन के लोग नहीं देख पा रहे हैं, संबंधित विभाग के लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कार्रवाई फिर उन मेडिकल स्टोर पर क्यों होती है? आता है जो अनधिकारियों के पास तक पहुंच रहा है, वो चश्मा लग चुका है तो उसे कुछ दिखता नहीं, उसे सब कुछ अच्छा दिखता है, हरा हरा बिल्कुल, जहां वो नोटों का चश्मा है। हाँ, वो विशाल देखिए, इस ड्रग्स डिपार्टमेंट जो है ज्यादातर कार्रवाई करता है 2 दिन में, 3 दिन में एक बार एक प्रेस नोट जारी हो जाता है कि एक मेडिकल स्टोर पे गए और इतनी दवाएं सीज कर दी गई। जो मेन मुद्दा है उस पर कभी इतने दिनों में ये देखने को नहीं मिला कि कितने इस तरह की नशीली दवाएं हैं जिन पर कार्रवाई की गई, कितने मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहां पर ऐसी दवाएं पकड़ी गई जो नशीली दवाएं हैं जिसको नहीं बेचा जा सकता। जब खुला पैमाना तय कर दिया गया है कि 12 से अधिक दवाएं आप दुकान में नहीं रख सकते हैं, तो ये कैसे 100 से ज्यादा बोतलें एक दिन में एक दुकानदार बेच रहा है और ये कहाँ स्टोर करके रख रहा है? कई बार ऐसी, अभी लास्ट टाइम फतेहपुर का एक मामला सामने आया था। एक लड़के को ज्यादा से ज्यादा उसकी 20 साल उम्र रही होगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी माँ उस अस्पताल में लेके आई, उसका भाई लेके आया। प्रॉब्लम ये थी उसको कि उसको घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ रखा था कि आपको नशा नहीं करने दिया जाएगा। उसकी हालत इतनी खराब होगी, एडिक्शन की वजह से वो इतना परेशान हो गया, तो उसको अस्पताल में 2 दिन भर्ती रहना पड़ा। ये खबर हमने बहुत प्रमुखता से चलाई भी थी। इसको चूंकि खबर चल चुकी थी, लोगों ने देख लिया, तो प्रशासन ने संज्ञान लिया। ड्रग इंस्पेक्टर गई वहां पर, उन्होंने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया, कार्रवाई खत्म हो गई। लेकिन उनको मैं राहुल आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति जी भी जुड़ी हुए हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं। स्वाति जी, पिछले कुछ सालों से सिर्फ नशे की लत, आप शराब, सिगरेट, गांजा, कोकीन या कुछ और भी जो चीज़ें हैं उनसे अपग्रेड हो गई है। अब मेडिकल स्टोर में भी हम देखते हैं एक
एक टैबलेट आया करती थी नेट्राबेट, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो उसको खाने के बाद आदमी बिल्कुल बेसुध हो जाता था। और बेसुध इन सेंस उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी कि अगर उसको 4 लोग ही मारें तो उसको पता ना चले। हम लोगों ने नशे को उस लेवल पर जाके देखा, स्टेशनरी की दुकान पर थिनर मिलने लगा वाइटनर के साथ, वो लोगों में चलन में आया, कई स्कूल के लोग बच्चे वो यूज़ करने लगे। रोक लगाई, लेकिन रोक के जब रोक लगती है तो उसका सब्स्टिट्यूट तैयार हो जाता है। अब देखिए, आराम से आप जाइए, आप बताइए, आप पर्चा हो ना हो, आपको नशीली दवाएं मिल जाएंगी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति खंडी। जी, ये गंभीर समस्या तो है कि बिना पर्चे के नशीली दवाइयां मिल रही हैं, बट नशीली दवाइयां बहुत तरीके की होती है और बहुत बार डॉक्टर पर्चे पे नशीली दवाइयां जो है वो कैटेगरी होती है। बहुत बार जो हम एज अ साइकेट्रिस्ट, हम मनोचिकित्सक में जब ये दवाइयां लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई एक लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन होता है। जब मरीज को इन दवाइयों की जरूरत होती है तब वो दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और बहुत बार वो दवाइयां जो है एक सीमित समय के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि 10 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन। बट समस्या वहां पे आती है जब 15 दिन के बाद मरीजों को वापस बुलाया जाता है और वो सीमित दवाइयां सीमित समय पे ना दी जाके उसको बढ़ाए हुए समय से ज्यादा दी जाती है। तो ये एक गंभीरता की समस्या है। इसमें होना ये चाहिए कि जितने दिनों की और जितने समय की हमने दवाइयां दी है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, वो उस समय तक ही दी जाए, और उसके आगे बिल्कुल भी इस चीजों में बिल्कुल ही जो है रोक लानी चाहिए कि इसके आगे बिना डॉक्टर पे रिव्यू किए या डॉक्टर के वापस लिखे गए ये दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारी ड्रग की समस्या जो है वो बढ़ गई है या अपग्रेड हो गई है, ये समस्याएं पहले भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलेशन में कोई चूक होती है, तभी ये समस्या उभर के सामने आती है। तो इसको सबको मिलजुल के जो है समस्या का समाधान करना है। डॉक्टर को भी कितनी समय के लिए ये दवाइयां दी जा रही हैं, दवाइयों स्टोर जो ऑथराइज्ड मेडिकल स्टोर है उनको भी देना, क्योंकि बहुत बार जरूरत पे दी जाती है। क्योंकि ये नशीली दवाइयों का काम सिर्फ नशा क्रिएट करना नहीं होता है, उनकी जो है एंजाइटी के लक्षण, उनकी नींद की समस्या, उनकी उलझन, घबराहट, इन सब का भी काम होता है। तो अगर हम पूरी तरीके से रेगुलेट कर दे तो मरीजों को परेशानी हो जाएगी। इसीलिए हमें वहां पे कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है कि जितने समय के लिए, जितनी सीमित समय के लिए हमने प्रिस्क्राइब की है उस समय के लिए दे, और अगर हमें उससे आगे जरूरत है तो डॉक्टर का एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और उसका रिव्यू होना चाहिए। हमें रेगुलेशन इस पॉइंट पे लाना है। बिल्कुल। संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय वर्मा जी, अधिकारियों को क्या ही कहिएगा, उनसे क्या ही मतलब है, उनको तो बस अब तो जो अभी तुम राहुल कह रहे थे ना कि वो चश्मा, अब वो चश्मा नोटों का नहीं तो होता, देखिए अब चश्मा अलग अलग चीजों का होने लगा है। जी जी, इसमें ऐसा पहले कार्रवाई हुई थी इस पे, लेकिन कार्रवाई जिस दुकान पे हुई थी वो हैबिचुअल हो जाते हैं, वो दोबारा फिर उनकी दुकानें चल रही। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन जो है दोषी है। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। तो कम से कम तक जिस दुकान पे कार्रवाई हो उसको दोबारा से लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, उसकी दुकान बंद होनी चाहिए या लंबे समय तक बंद हो, ताकि जो है इस तरह के जो हैबिचुअल हो गए दुकानदार जो इस तरह की दवाइयां दे करके हमारे जो आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं, उन पे अंकुश लग सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बोला था कि ग्रीन लिफाफा जो बात की थी आपने, वो वाकई चल रहा है और बड़े स्तर पर चल रहा है, क्योंकि खाली यही नहीं और भी जो चीजें हैं उनमें जो है प्रशासन का रवैया जो है वो बिल्कुल इस तरह से है कि बजाय वो इन चीजों को रोक लगाने के लिए वो इनको पीछे के डोर से इनको वैलिड करता है, इन पर कार्रवाई नहीं करता है। ये कई बात जो नवीगंज का जो बात आई थी, नवीगंज में जो वायरल भी होता वीडियो, वो दुकान चल रही है भाई साहब, आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? अच्छा, मेरा प्रशासन कुछ करने बिल्कुल प्रशासन डीएम साहब जो नए हैं, इन्होंने कई जगह पे छापेमारी की, कई जगह कार्रवाई की, लेकिन इनके जाने के बाद जो अधिकारी इसको डील करते हैं उनका क्या रवैया है ये देखना पड़ेगा। राहुल, एक होता है कि आपने कार्रवाई की, लाइसेंस निरस्त किया और उसके बाद आपने
उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की, उनको जेल भेज दिया नशे उसमें। वो छूट के आया, एनटीपीसी एक्ट में मान ली 6 साल की सज़ा काटी, हाई कोर्ट से जमानत पा गया 3 साल में, क्योंकि 7 साल से कम में आप तो वैसे भी जमानत पा सकते हैं। हाई कोर्ट जमानत हो गई। उसके बाद उसने किया क्या, जो पूरी थ्योरी है जो कैसे चलती मैं आपको बताऊं। फिर ये क्या करेंगे, अपने परिवार किसी सदस्य के नाम फिर लाइसेंस लेंगे और फिर से वही काम शुरू कर देंगे और बैठेंगे खुद। और जो फार्मासिस्ट के लाइसेंस होते हैं वो बाकायदा लोग किराए पे देते हैं अपने, तो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरी लाइन ही खराब हो चुकी है इस पे। चाहे वो बाराबंकी हो, लखनऊ कितनी दूर है ही लखनऊ से बाराबंकी। अगर आप देखें ना तो स्वास्थ्य महानिदेशक अगर सीधे भी आ जाए तो वही कहे कि कम से कम कुछ तो ख्याल रखो लोगों के स्वास्थ्य का। देखिए, ये एक सिंडिकेट इस पर काम करता है, ये एक तरह से सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि लाइसेंस किराए पर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए लाइसेंस किराए पे लग जाता है, उसको साल में एक रकम दे दी जाती है। अस्पताल खुल रहे हैं, उनको किराए पर डॉक्टर की डिग्री मिल जा रही है, उनको एक रकम दे दी जा रही। तो जब कोई भी व्यक्ति कारोबार में इस तरह से पैसा देगा, संबंधित क्षेत्र के पुलिस विभाग को देगा, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी या बाबू या जो भी व्यक्ति उनसे शामिल होगा उसको पैसा देगा, तो पैसा वो कमाएगा भी। स्थिति ये हो चुकी है कि मेडिकल स्टोर पर भी स्टॉक रखते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है बाराबंकी में, जिसकी अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। उसमें यह बताया जाता है कि ऑटो रिक्शा, स्कूटी, इस तरह के जो वाहन होते हैं उसकी गद्दियों में, डिग्गियों में भर करके इस तरह की दवाइयों को स्टोर किया जाता है। सिलेक्टेड ग्राहक होते हैं जो डेली के रूप में, जिनको ये पहचानते हैं, जिनसे इनको खतरा नहीं होता है, उनको एक संबंधित स्थान पर बता दिया जाता है कि आज हम यहाँ मिल रहे हैं, कल हम आपको यहाँ मिलेंगे और आप आइए हमसे खरीद लीजिए। सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो सिर्फ ये है कि जिस देश में आम आदमी की जेब में रखा 1 रुपए का हिसाब सरकार को लेने में दिक्कत नहीं आती है, वहां मेडिकल स्टोर पर जो दवाएं सप्लाई होती हैं उनका डाटा क्यों नहीं सेव किया जाता है? कैसे एक मेडिकल स्टोर के पास इतने बड़े स्तर पर ये दवाओं की सप्लाई हो जाती है? सबसे पहले तो इनके ऊपर निगरानी करने वाली है कि जैसे आप मामूली दवाई या कोई मंगाते हैं, एक पैरासीटामॉल भी जब आप मंगाते हैं तो एक पैमाने पे मंगाते हैं कि मुझे इतनी दवाई अपने मेडिकल स्टोर में खरीदनी है जो एक्सपायरी डेट से पहले बिक्री हो सके। और इस तरह की जो दवाएं जैसे एल्पराजोलाम हो गई, मेंडेक्स हो गई, या जो सिरप जिनके बारे में बात हो रही है, कफ सिरप वगैरह जो ज्यादातर नशे में यूज हो रहे हैं, ये बेतरतीब कैसे इतने बड़े स्टॉक के रूप में इनको मिल पा रहे हैं? ये क्लियरली बताता है कि इस ड्रग डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो इस पे कंट्रोल ना करते हुए इसको अपने यूज में ले रहा। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि उनको शायद सैलरी से उनका काम नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है बाराबंकी में। जी बिल्कुल। हमारे साथ अध्यक्ष आईएम में राजीव गोयल जी जुड़ चुके हैं। राजीव गोयल जी, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसी चर्चाएं हो रही हों कि मेडिकल स्टोर में आप नशीली दवाएं पा रहे हैं, ऐसा कोई पहली, लेकिन ये चर्चाएं बार बार हो रही, ये दिक्कत का सवाल है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए ऐसा ना, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, अभी जैसा कह रहे थे, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ड्रग स्टोर के लिए एक जो है वो गाइडलाइंस बनी हुई है कि एक फार्मासिस्ट का वहां होना जरूरी है। एक फार्मासिस्ट अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ के अपने लाइसेंस को ऐसे ही दे रहा है तो जो वहां पे बैठा है वो तो फिर एक बिजनेस करने बैठा है। सबसे पहली जरूरत ये है कि जैसे ही कोई भी एक मेडिकल स्टोर इस बारे में पकड़ा जाता है उसको एक कैपिटल पनिशमेंट जो है मिलना चाहिए, उसमें अरेस्ट हो करके और लंबा पनिशमेंट हो, जिससे कि आदमी के अंदर। जी राजीव जी, अपनी बात को पूरा करें। राजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए राजीव, जिससे हम आपको सुन पाए। अच्छा, देखिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अगर जो है कंट्रोल करेंगे तो इसको हम काफी हद तक शायद कंट्रोल कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा मैन्युफैक्चरिंग पे तो चल जाएगा। बाकी जो ट्रेडिंग जैसे बताया स्कूटी में भर के बेच रहे हैं या कहीं भर के, उनको तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग नेक्सस से करते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं पुलिस स्टिंग ऑपरेशन करती है, पकड़ती है, पनिशमेंट होता है, बट छूटते हैं, उसके बाद फिर उसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये कि मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे ही एक लाइसेंस जारी ये कर दिया जाए कि ये हमारी जो है वो डिमांड है और लगभग इतना प्रोडक्ट आप केवल जो है वो बना सकते हैं। जैसे कई और कमोडिटीज में भी जो है वो होता है
कि जैसे प्लाई फैक्ट्रीज थी, प्लाई फैक्ट्री पे जो है वो नए लाइसेंसेस और उन पे एक लिमिट कर दी गई थी बीच में। जी। ऐसे जो है वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लेकर के आना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं इनको एक इस तरीके का लाइसेंसिंग कर दी जाए कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग इतना ही करने की जो है वो पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा शायद इसके ऊपर कंट्रोल लग सके। दूसरा मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपना जो है वो बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग करें। जैसे पीएनडीटी में अभी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो कम से कम हम लोगों के इधर यूपी में तो मेल फीमेल वाला जो सब चल रहा था नेक्सस, वो काफी हद तक कंट्रोल हो गया जब से उसमें ये हो गया कि सीधा उसमें जेल है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से थोड़ा सा उसमें भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग, मन से ये सोचना कि भाई हम क्या कर क्या रहे हैं, हम अपने ही देश की जो है वो जनता को या कहना चाहिए युवा को जो है बर्बाद कर रहे हैं इस नशे की आदत से। तो जब तक ये कैरेक्टर बिल्डिंग अपने आप में अंदर से अंतर्मन से नहीं बोलेगी तब तक जो है वो कुछ भी कर लेने से वो सब कुछ टेम्पररी होगा। बिल्कुल राजीव जी, मैं फिर से स्वाति शैली जी के पास चलूँगा। स्वाति जी, कैसे इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं? क्योंकि लोग तो नहीं मान रहे, लेकिन हम लोग तो अवेयर कर सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं आपकी मनोदशा खराब हो रही है। दुष्परिणाम जरा बताइए। जी, हमें तो सबसे पहले तो हमें ये नशीली दवाइयों के लिए जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं या जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए जागरूकता करनी है। चाहे जो भी माध्यम है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से हो या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से हो। पहले तो हमें ये बताना है कि ये नशीली जो पदार्थ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, टैबलेट्स के फॉर्म में हो, अल्प्राजोलम के फॉर्म में हो, ये जो सिरप की बात हो रही है उस फॉर्म में हो, ये आपको किस लेवल तक नुकसान पहुंचा रही है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और फोरेंसिक, ये और साथ में व्यवहारिक, ये सारी परेशानियां जो है इस नशीली पदार्थों से होती हैं। तो पहले तो एक इमेज और एक जागरूकता क्रिएट करनी है कि थोड़े से चंद समय के लिए जो ये आपको एक हाई देती है, उसके बाद जो ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, वो कितनी गंभीर है। तो इस जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी, अगर ये जागरूकता हो गई उसके बाद आप इन चीजों के लिए आप इलाज कहाँ करा सकते हैं, किन डॉक्टरों से मिल सकते हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, नशा रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं जो आपकी नशा मुक्ति में हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैनल होता है। पहले हम एक जागरूकता करते हैं, फिर उनको जो है हम मदद के लिए भेजते हैं और उनको फिर हम जो है इन सारी चीजों के कितने नुकसान हो सकते हैं उन बारे में हम बता सकते हैं। और उनके लिए जो है एक एम्पैथी का लेवल होना चाहिए, मतलब हमें ये समझना चाहिए कि आप जो ये कर रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना वो जरूरी है। और उसकी मदद के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, मीडिया बैठा है। इस तरीके से अगर हम डर मुक्त एक माहौल बनाएंगे जिसमें उनको लगे कि हाँ, अगर हमने नशा किया है और हम इसके आदी हैं तो हम उससे मुक्त होने के लिए भी क्या उपाय कर सकते हैं और हमारी मदद हो पाएगी, हमें मदद मिल पाएगी, ये एक अवेयरनेस होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी तो दिक्कत आपके साथ ये होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा ना। अब जैसे मान लीजिए घर में कोई युवा है, युवती है, उसको पहली बार तो उसने चलिए आपका ये सिरप पी लिया तो उसको लगा नॉर्मल खांसी का, लेकिन अगर वो उसका हैबिचुअल हुआ जा रहा है तो ये हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। घर पे जो दवाएं आ रही हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवा को, उनको भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कह रहे हैं कि आपकी सेहत सही रहे, लेकिन उसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते कई बार ऐसा हुआ है। असल में कोरेक्स जो सिरप है ये बहुत पहले से बंद किया जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बंद किए जाने के बाद भी ये बिक रहा है बाराबंकी में। अब ये बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, अनसब्सिडी दिए जा रहे हैं, आप बाराबंकी के अंदर छोटा शहर है और इसके यहाँ आप समझिए कि कोई लिमिट नहीं है। जितने नर्सिंग होम खुल गए हैं, जितनी दवा की दुकानें खुल गई हैं, तो कहीं ना कहीं से इनको ज्यादा बेनिफिट की चांसेस रहते हैं, वो बगैर उसके आराम से खुल रही हैं। तो उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि हम लोग के जो इस तरह के लोग हैं जो ज्यादा मतलब समझदार नहीं है, जो नशे के आदी हो रहे हैं और दूसरे लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं,
तो उनको आसानी से उपलब्ध हो रही है, क्योंकि जो है अगर उनकी दवा नहीं बिकती तो वो इस तरह की दवा बेच रहे हैं। और कार्रवाई जो होती है एनडीपीएस की तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम सजा हो, जेल हो, जांच हुई, उसके बाद उनका अगले दिन पता चला 10 दिन फिर खुल गया दुकान उनकी। किस वजह, ये वजह है कि इस तरह के लोग प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन संजय जी एक चीज और भी है, आप कह रहे कोरस सिरप बंद है, ये सबको पता है, नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आ कहां से रहा फिर? तो ये तो सबका फेलियर आ गया है। ये जो नेक्सस की बात हो रही है ना, ये तो पूरा फिर बहुत बड़ा नेक्सस है। जी जी, ये आ कहां से रहा फिर? बस अब जैसे अफीम मार्फिन आ रहा है, वैसे ये भी आ रहा है। इसमें ये दवाओं के बीच में चलाता है, ये बनाता कोई ना कोई तो है ये। अब इसी तरह के जो एलिमेंट है, जो देश विरोधी एलिमेंट है, वो बनाते हैं इसको और वही सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा युवा वर्ग खराब हो रहा है इससे, उसकी सोचने समझने शक्ति खत्म हो रही है, वो अपराध में जा रहा है। अपराध में क्या जा रहा है? वो तो सारी चीजें कर रहा है। फिर हम स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं, डॉक्टर स्वाति। जी, इस पूरे मसले में मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी चीजों को देखती हूँ कि कहाँ पे परेशानियां आती हैं। ये बाकी जो प्रशासनिक समस्याएं हैं वो तो है, उनको डील करना है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो मरीज है वो बहुत बार डॉक्टर से सलाह ना लेकर वो सीधे एक स्टोर पहुंच जाते हैं। वो उसके कई कारण हो सकते हैं कि डॉक्टर की अनुपस्थिति हो सकती है, अस्पताल बंद होना हो सकता है, या इमरजेंसी हो सकती है। तो बहुत बार हम जो ऐसे मरीज देखते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं कि आपको ये दवाइयां कहाँ से मिली, तो वो ये बहुत बार ये जवाब देते हैं कि हम स्टोर में गए और हमें ये मिल गई, हमें पहले कभी किसी डॉक्टर ने लिखा था, हमने दिखा के ये वापस ले ली। नहीं तो गूगल करने लगे हैं, ये भी एक बीमारी है, कोई दवा है गूगल कर लिया। डॉक्टर साहब कि ये जो कोरेक्स सिरप है, ये जो दारू जिनको महंगी पड़ती है उनके लिए ये है कि दारू जगह वो इसको पीते हैं। चलिए मैं इस पे स्वाति से जवाब लूंगा, आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका साथ सीएस संजय वर्मा का रुख करेंगे। संजय जी अपनी बात को पूरा करें। मतलब ये जो कार्रवाई होती है इस दुकानों पर जो ड्रग्स मिलते हैं, तो उन पर कोई मतलब माकूल कार्रवाई हो नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि दुकानें इतनी ज्यादा खुल गई हैं बाराबंकी के अंदर कि उस हिसाब से दवाओं की बिक्री हो नहीं रही है, तो वो यही सब नशे का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर दवा भी बेच रहे हैं तो ज्यादातर वो मतलब इस टाइप की दवा बेच रहे हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल दवाएं हैं। कम से कम कुछ अंकुश लगना चाहिए कि जहाँ पे डॉक्टर की दुकान है, या जहाँ मतलब ऐसी जगहों पे खुली है दुकान जहाँ पे जो है कम से कम वो फॉलो कर पाए, उनके अधिकारी जा पाए वहां पे। नवीगंज की जो बात हो रही है, वहां पर कोई अधिकारी जल्दी जाता भी नहीं था, और फिर जब शिकायत हुई वो गए भी, पकड़ा भी उनको, तो पता चला 1 हफ्ते बाद दुकान फिर खुल गई। अगर सजा होती उनको, उनके ऊपर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई होती तो दूसरे भी डरते। जब किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, कोई साइड का रास्ता होता है, तो लोगों को क्या मतलब उनका मनोबल बढ़ता है इस तरह के काम करने वाले लोगों का। ये उसकी मेन वजह है। बिल्कुल, और नज़ीर नहीं पेश हो रही है ना, चाहे वो एसपी हो चाहे वो कोई हो, कार्रवाई ऐसी हो कि नज़ीर पेश करे, वैसी कार्रवाई हो नहीं पा रही है। राहुल, कारण क्या है कि ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, आपदा में अवसर की स्थिति ये हो जा रही है उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार बैठे हैं। कुछ अधिकारी, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से अधिकारी हैं जो जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि इसको कुछ लोगों ने आपदा में अवसर बना रखा है कि अगर इस तरह का मामला उठता है तो उनको एक और नया क्लाइंट मिल जा रहा है मेडिकल स्टोर के रूप में। बाकी जो ग्राउंड जीरो पर देखने को अगर कहा जाए तो जैसे मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या ड्रग डिपार्टमेंट हो गया, या एनटीएफ भी टीमें होती है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स होती है, जिसको इस तरह की कार्रवाई करने के अधिकार होते हैं। लेकिन देखा जाए तो कोई अगर मान लीजिए जांच के लिए गए हुए अधिकारी, तो पहले से उनको जानकारी होती है कि आज आपके यहाँ चेकिंग आ रही, तो भाई जब आपको पहले से पता हो जाएगा कि आपके यहाँ चेकिंग आने वाली है, तो आप अपने यहाँ स्टॉक रखेंगे ही नहीं। आप अपने फार्मासिस्ट को, जिसके नाम पर आप लाइसेंस लेके बैठे हैं, वो आपके यहाँ कभी आता नहीं। जिस दिन चेकिंग होनी होती है उस दिन आपके यहाँ सब कुछ सही मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि विभाग से कोई व्यक्ति है जो आपके लिए भी काम कर रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं।
तभी तो इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की धांधली हो पा रही। अब इसको एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जिलाधिकारी जो है वो हर महीने या हर हफ्ते अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी जानकारी करते हैं कि क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ड्रग डिपार्टमेंट की भी मीटिंग होती है, बैठक होती है, और उसमें आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं कि एक हफ्ते में हमने 3 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई कर दी। जनपद बाराबंकी में 3000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। आप अगर अच्छा, जिले को इतनी जरूरत है क्या? कार्रवाई कर रहे हैं। जरा एक बात ये भी बताइए राहुल, जिले को इतने मेडिकल स्टोर्स की जरूरत है? नहीं, देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिले की आबादी के अनुपात में जो मेडिकल स्टोर खुले हैं, ये इधर कुछ समय से, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पिछले कुछ समय में जब ये प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस हो गया, अब ये सेवा का बिजनेस नहीं रह गया, तो जब ये प्रॉपर इसको बिजनेस बना दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आने लग गए। अब आप देखेंगे किसी भी एक गली में गली गली में खुल गई दुकानें, सब अस्पताल चल रहे हैं, वो गली गली के अंदर। आप सोचिए ये हालत है जी। स्वास्थ्य विभाग की। असल में स्वास्थ्य विभाग में इतना झोल है कि वो कार्रवाई उनके कोई नियम कानून इस तरह से नहीं है कि उस अधिकारी के ऊपर भी जिम्मेदारी तय हो। तो से शंकर भी है बगल में, कह रहा वो तो सो रहे। संजय जी अपनी बात को पूरा करें। जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई अगर मुकम्मल हो, और प्लस कोई ऐसा पुख्ता कानून बने कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी चीजें हैं, नारकोटिक से जुड़ी चीजें हैं, उनमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो जैसे एनडीपीएस की कार्रवाई होती है, इस तरह की कार्रवाई हो। 10 ग्राम में आप एनडीपीएस में उसको 6 साल के लिए बेच देते हो, लेकिन पता चला कोरेक्स पकड़ा जा रहा है, मेंडेक्स पकड़ा जा रहा है, बेच रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाली उनके 2-3 दिन की दुकानें बंद हो गई, उनको धमकी दे दी गई और एक नोटिस दे दी गई, उसके बाद फिर सब कुछ काम ठप, फिर दुकान खुल गई। वो दुकान जो नवीगंज की जो बात हुई, नवीगंज में दुकान दोबारा खुल गई है, फतेहपुर में दुकान दोबारा चल रही है। सब जो नए डीएम साहब है, ये तो बड़े मतलब इन्होंने कई बार इन्होंने छापेमारी की अभी, लेकिन इसके पहले जो डीएम साहब थे उनके समय में जब कार्रवाई हुई तो उसमें कुछ हुआ नहीं उसमें। अब ये डीएम साहब जो आए हैं, ये क्या कार्रवाई करते हैं ये तो अब वक्त बताएगा। आपकी खबर चल रही है, अगर वो देखेंगे, संज्ञान लेंगे, हो सकता है कि अधिकारी पे कार्रवाई करें। हाँ बिल्कुल, अब कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं भी कर रहे हैं अगर, तो फिर तो जग जाहिर है क्या होगा। मैं फिर से डॉक्टर स्वाति सैली जी का रुख करूँगा। कोरेस सिरप और ये फिल्टर्ड लोग यूज़ कर रहे हैं जो शराब नहीं खरीद सकते हैं, जिनके पास 100-200 रुपये नहीं है तो 60-70 रुपये अगर उनके पास हैं, 50 रुपये हैं तो वो कोरेस सिरप ले रहा है या कोई अन्य नशे की दवा ले रहा है। स्वाति जी। जी, इसके पीछे का भी रीजन देखिए ये है कि जो नशा नहीं है, शराब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो कोरेक्स ले रहे हैं। क्यों वो उनको कोरेक्स लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये समझना पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि नशे की वजह से उनके जो है मानसिक और शारीरिक इतनी चेंजेस आ जाते हैं कि उनको कोई ना कोई नशा ऐसा चाहिए जिससे वो उनको मदद, मतलब उनके शरीर को और मन को आराम मिलता है। तो अगर वो शराब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो इजीली अवेलेबल है, जो सस्ती है वो अफोर्ड कर रहे हैं, तो यहीं पे आती है कि जागरूकता और नशा मुक्ति कि ऐसे हम जो लोग हैं या ऐसे जो मरीज हैं, हम उनको पहचान के और उनको अगर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हेल्प मुहैया कराएं तो उनको जो समस्याएं हो रही है जब वो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, उसके वजह से जो उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक चेंजेस हो रहे हैं, उसको अगर हम डील करें मेडिकली तो हो सकता है कि वो कोरेक्स की तरफ ना जाए, वो सारी दवाइयां वो ना खरीदे। तो ये ही समस्या। इसमें हम ये करना है कि हमें पहले तो इनको जागरूक बनाना है, फिर उनको ये बताना है कि नशा मुक्ति क्या है और नशा मुक्ति से आप इन चक्रों से और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल सकते हैं। अगर आपके शरीर में शराब पीने की वजह से जो बदलाव आए हैं वो अगर आप मेडिकली ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको आगे जाके कोई और नशा करने की, इस तरीके की नशीले पदार्थ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो और आपके शरीर को और सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हमारा मेडिकल हेल्थ और नशा मुक्ति बहुत काम आता है। ये बहुत जरूरी है ये जागरूक करना कि आप जो है अल्कोहल के बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि कोई ऐसी नशीली पदार्थ लीजिए। ये बात पैसे की है नहीं, ये बात आपके शरीर की है, आपके मानसिक स्वास्थ्य की है, आपके सामाजिक स्वास्थ्य की है और आपके आर्थिक स्वास्थ्य।
असल में जागरूकता को लेकर के जो उसमें बाराबंकी में माहौल चल रहा है, वो जागरूकता को लेकर कोई काम चल नहीं रहा है। और दूसरी बात है कि इस तरह के जो लोग हैं, गली कुचे रहने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं और छोटे मोटे संजय जी आपकी मैं जागरूकता ली बात, लेकिन नशा कारोबारी तो जागरूक कर ले रहे हैं ना, वो कह रहे दारू नहीं है। हाँ, वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। उनके ऊपर कार्रवाई अगर होती उनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होती, सख्त कार्रवाई होती और ऐसी कार्रवाई होती कि उनको पनिशमेंट तगड़ा मिलता, तो दूसरे लोग को भी नसीहत मिलती। जो बड़े जो झुआ भर की दुकानें खुल रही हैं, इस तरह की मतलब गली, इस गली में दुकानें खुली हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां शायद ही कोई जाता हो, लेकिन वहां अस्पताल भी चल रहे हैं, दवा की दुकानें भी चल रही हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो यही सब तो कर रहे हैं, लूट पचाए हैं सब, बगैर डॉक्टरों के, बगैर किसी फार्मासिस्ट के अस्पताल चल रहे हैं बाराबंकी में। तो दवा की दुकानें तो उसके सामने बहुत छोटी हो गई और कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार खबर छप रही है अखबारों में। कार्रवाई, अरे वो तो उनका काम है, वो तो अपना धीरे से बता देंगे, 4 लोग को बुला के आप छाप दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ एक टीम काम करती है, जिले में कई टीमें काम करती हैं अलग अलग मकसदों से। राहुल तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो राहुल। राहुल का रुख करेंगे हम। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बैठक खत्म, माफ करेगा बातचीत खत्म। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत खत्म। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत खत्म। डीजीएमओ की बातचीत हुई, बातचीत के भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत खत्म। डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत के ब्यौरे का अभी इंतजार। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत खत्म। सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने ये कहा। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत खत्म। सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की बातचीत खत्म। डीजीएमओ के बीच हुई पूरी बातचीत के ब्यौरे का इंतजार। और राहुल त्रिपाठी का रुख करेंगे, हमारे सहमता बने। राहुल, कार्रवाई उस लेवल की नहीं और अधिकारी जितना नशे के लिए, नशा ना करने के लिए जागरूक करते, उससे ज़्यादा कहीं नशा कराने वाले नशे के लोगों को जागरूक कर लेते हैं। राहुल, देखिए, बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। लोग अब इससे इतना दूर हो चुके हैं कि उनके अंदर मानवता शून्य होती जा रही है। उनको सिर्फ अपने व्यापार से मतलब हो चुका है। ज्यादातर इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की पूरी तरह से जरूरत है। जैसा कि ये सिंडिकेट के रूप में अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि नशा आप किसी को करने से प्रॉपर अकेले जाकर के रोक नहीं सकते हैं। वो तो भाई आदी हो चुका है, वो या तो उसको अवेयर करिए, समझाइए, प्रक्रिया है। नशा का कारोबार करने वालों को आप रोक सकते हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर मॉनिटरिंग टीम बना
इस पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। विशाल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। वो सिंडिकेट बन के ही काम कर रहा, तभी तो इस तरीके से हो रहा है। जिस हॉस्पिटल, हम लोग जिस मेडिकल स्टोर की बात कर रहे हैं, वहाँ देखिए ना कितने धड़ल्ले से वो कागज में लपेट के दे रहा है। उसको कहाँ डर है, उसको कहाँ पुलिस का डर है? नहीं, फर्क नहीं पड़ना ना उसको, वो तो शेयर देता है। वो तो अभी एक वीडियो और भी आने वाला है जल्दी ही, जिसमें वो कहते हुए पाया जा रहा है कि मैं संबंधित चौकी में इतने पैसे महीने में देता हूं, विभाग में इतने पैसे महीने में देता हूं, और 3-4 और लोग जो हैं जो मुझे प्रभावित कर सकते हैं उनको भी मैं पैसा देता हूं। तो जो आदमी आपको या संबंधित व्यक्ति को जो कार्रवाई करने के लिए समर्थ है, उसको अगर मैनेज कर रहा है, बात बड़े लेवल तक जा ही नहीं पा रही, बात जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के कान तक जा ही नहीं पा रही है, तो कैसे आज उसको डर होगा? वो किस बात का उसको डर होगा? पकड़े जाने को तो ये बहुत आसान सी चीज है कि जहां इतने तरह की मैनुअल इंटेलिजेंस होती है अलग अलग डिपार्टमेंट के पास में, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते हैं? प्रतिदिन ऑफिस में आकर के बैठ कर और फाइलों के पर काम करने के साथ साथ अगर 2 घंटे 1 घंटे फील्ड में निकल के ऐसी जगहों पर अचानक से जांच की जाए, बिना बताए वहां पहुंचकर अधिकारी जांच करना शुरू कर दें, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर मेडिकल स्टोरों में ताला लगना शुरू हो जाएगा, जितने अवैध इस तरह से संचालित हो रहे हैं। सिर्फ वही मेडिकल स्टोर आपको खुले मिलेंगे जहां पर दवाओं की सही तरीके से बिक्री होती है और जहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जाते हैं। ये कैसे बेतरतीब मेडिकल स्टोर इतने खुल गए हैं? सीधा सा रीजन है कि एक रजिस्ट्रेशन जब वो कराने आता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोई आरोप नहीं है, ये देखने को मिलता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक से इसको आप कैमरा पूछेंगे तो बता देगा, क्योंकि ऑन कैमरा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। वो यही कहेगा भाई मैं जब रजिस्ट्रेशन कराने गया तो मैंने इतना शुल्क दिया, जब उसके बाद जो स्टार्ट किया तो इतना शुल्क लिया, उसके बाद जब मैंने संचालन किया तो मुझे वहां से ऑफर आया कि भाई आप ऐसे ऐसे काम करिए और ये हमारा सहयोग करिए। इतनी बड़ी एक वो लेगेसी टाइप की वो डेवलप कर चुके हैं वो लोग, नेक्सस को डेवलप कर दिया है कि अब उसमें इनको डर नहीं रह गया। अगर आप जाकर के उनसे कहते हुए तो कहते ठीक मैं ऊपर बात कर लूंगा। अब देखिए अभी लास्ट टाइम कितने मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई हुई, किसी एक भी मेडिकल स्टोर को नहीं बताया जा सकता है जिसको प्रॉपर बंद ही कर दिया गया हो कि कार्रवाई होने के बाद उसे खोलने की अनुमति ना दी गई हो, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया हो। एक भी जल्दी आपको नहीं मिलेगा। न जाने कितने बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर में इस तरह की दवाओं को स्टोर कर दिया जा रहा है। एक्सपायरी डेट की दवाएं बहुत सारी कई बार देखने को मिली है, जिनके एमएफजी को फुरच करके मिटा करके भी बेच दिया जाता है। ये सब कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग तरीकों से अलग अलग मैनेजमेंट चल रहा है जिसके नाम पर ये अपना काम बदल चला रहे हैं। नकली दवाओं का भी चल रहा है, इस पर बिल्कुल चल रहा है, हर जगह चल रहा है। अब अस्पतालों में हम लोग अगर इस तरह जानने के प्रयास करते हैं कि बाहर की दवा लिखी जा रही, ऐसी दवा विशेष दवा लिखी जाएगी जो संबंधित मेडिकल स्टोर पे ही मिलेगी। आप उसको अगर जाएं दूसरी जगह पता करें तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये तो पूरा एक गिरोह के तौर पे काम कर रहा है कि दवाओं को भी, जो सबसे आसान देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्हीं दोनों पर डाका डालने के लिए लोग बैठ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक हो चुका है। लेकिन अभी तक इसकी सुध न ले जाना काफी दुखद है, क्योंकि लखनऊ से जनपद बाराबंकी कुछ दूरी पर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, इसके विभाग के मंत्री हैं, वो आते रहते हैं, अस्पतालों में निरीक्षण होता है, मौके पर बहुत सारी अरे उनको भी जो बताया जाएगा वहीं वो आएंगे ना, उनको तो जो बताया जाएगा उसी पर वो कार्रवाई करेंगे। जब उनको अधिकारी ही नहीं बताते हैं तो आप चाहे जितना गला फाड़ते रहिए, किसी को क्या पता चल रहा है? अरे अधिकारी से आप जानकारी तो कर सकते हैं कि 2500, 3000, 4000 मेडिकल स्टोर आपके यहाँ खोल रखा है इतने बड़े पैमाने पर, 20 लाख की 22 लाख की आबादी वाले जिले में, और आप हमको जब कार्रवाई का डाटा देते हैं तो साल में आपको 20 मेडिकल स्टोर नहीं मिलते हैं जो जिनके यहाँ या एक्सपायरी दवा मिली हो या कोई मानक विहीन हो या उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। ऐसा क्या 20 मेडिकल स्टोर भी साल में नहीं मिलते हैं? तो ये तो जब तक जवाबदेही नहीं तय की जाएगी तब तक मनमानी करते रहेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस के कुछ डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो इस तरह के मेडिकल स्टोर संचालक हों। ये इनकी जवाबदेही तय करने के बाद ही किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे पार्ट की ये है कि इस तरह की जितनी भी प्रतिबंधित दवाएं हैं, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जनपद के अंदर जब ये दाखिल होंगी और जिन जिन मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो उनके पास डाटा होना चाहिए कि इस मेडिकल स्टोर पे हमने कितनी दवा दी और कितने समय में इन्होंने दोबारा दवा मांग रखी दवा की, दोबारा उतनी दवाओं के पर्चे दिखा दें। भाई आपने ये दवा बेची तो किसको बेची? एंट्री होती है ना, ये तो पूरा वो बिल निकालते तो एंट्री करते हैं। देखिए बाराबंकी में दारू की दुकानों पे एंट्री हो सकता है जी, वो उसको मतलब करके बेचते हैं, लेकिन दवा की दुकान जो बहुत ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, वहां कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आप इसको लीजिए, देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि दारू की दुकानों पर बहुत सख्ती है, मतलब वहां पे एक एक टैग वो करके बेचते हैं, लेकिन जो दवाई की दुकानें हैं उस पे मतलब कोई जांच नहीं, कोई चेकिंग नहीं है। केवल वहां पर एक निश्चित राशि है जो दीजिए और चलाइए धड़ल्ले से, चाहे जहर बेचिए चाहे आप जो है दवा बेचिए।
जो मिल जाए संजय जी, मतलब ये है कि जी, जी, जो मिले आप उसको बेचिए, बस मार्केट में लाइए, चाहे नकली दवा हो, नशे जी, का बस सिरप हो, कुछ उनकी भी हो, उनका जो हिस्सा है उनको देते रहिए बस। बस उनकी भूख ये बन मिटती गया रहे। हिसाब किताब। मैं डॉक्टर स्वाति का फिर से रुक करूंगा। स्वाति, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, कैसे रोका जा सकता है इसको? देखिए, हम एज अ डॉक्टर, एज अ साइकेट्रिस्ट जो है, हम यही सलाह, पहला नंबर तो ये कि जो भी इस तरीके की नशीली दवाई है, अगर वो वितरण होती है तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हो, क्योंकि इस कोरेक्स और सिरप, इन दवाइयों को छोड़ के जो मैं बाकी नशीली दवाइयों में, मैं उनके उस उपलक्ष्य में बता रही हूँ कि जो नशीली दवाइयां हैं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही उपलब्ध हो, जितने ड्यूरेशन के लिए दी गई है वो उतने ड्यूरेशन के लिए दी जाए। अगर उससे बढ़ाने की जरूरत है तो आप ये देखें कि उसी दोबारा पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पे ही ना मिले, आप दोबारा उसको रिव्यू हो और दोबारा नए डेटेड प्रिस्क्रिप्शन हो, उसी पे ये दवाइयां वितरण हो। दूसरी, जो बहुत ही पिछले इलाके है या फिर गांव की बात होती है जहां उन्होंने बताया था कि दारू से भी सस्ती या शराब से भी सस्ती है कोरेक्स सिरप और लोग उसको ले रहे हैं, तो इस पे ही आती है जागरूकता। हम ऐसे जो भी लोग हैं जो मजबूरी में ले रहे हैं उनको हम जागरूक करें, उनको शराब ना मिलने की वजह से जो परेशानियां हो रही है उसके लिए मेडिकल हेल्प दें, उनको सामाजिक समर्थन दिलवाए, उनको इस तरीके की थोड़ी सपोर्ट दे, कम्युनिटी सपोर्ट दे, तो हो सकता है वो दूसरी नशीली पदार्थों के प्रति जो उनका रुझान है और जो झुकाव है वो कम हो जाए। जब हम अपनी तरफ से, मरीजों के तरफ से चीजें कोशिश करें, जागरूक बनाने की कोशिश करें, जो नशे के जंगल में है उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की कोशिश करें, तो हो सकता है कि हम कुछ डेवलपमेंट ला पाए और रोक ला पाए। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत जरूरी है। जो थोड़े पिछले इलाके हैं या जो शहर से थोड़े अंदर वाले इलाके हैं उसमें और जागरूकता बढ़ाए, जिनको दिक्कतें हो रही है उनको मेडिकल हेल्प दे, उनको जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से का निजात दिलाए, तो चीजें हो सकता है कंट्रोल में आ जाए। और बाकी जो प्रशासनिक चीजें हैं जो करनी चाहिए, वो बाकी स्पेशलिस्ट बैठे हैं यहाँ, उन चीजों को कैसे डील कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे मेडिकल की आड़ में जहर का कारोबार। अब देखना होगा संबंधित अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हो, क्या ठोस कार्रवाई करते जिससे कि ये बाराबंकी या और भी अन्य जगह जो संचालित हो रहा है उस पर रोक लगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।